अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अरशद महमूद ने फैसलाबाद से। वो कहते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सच्चा वाक़या उनके साथ पेश आया था जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। ये कहानी है शफीक रहमान साहब की, जो एक जिंदा दिल इंसान थे, हंसमुख थे, गरीबों का दुख सुख बांटते, एक सरकारी इदारे के अंदर छोटी सी मुलाजमत करते थे। जब कमाने के काबिल हो गए तो वालिदैन को फिक्र हुई कि बेटे की शादी कर दी जाए। यूं उनके लिए एक रिश्ता देखा गया और सादगी के साथ शादी हो गई। उनकी बेबी जिनका नाम था सुल्ताना शफीक, एक बहुत ही उन्हीं की तरह मेहरबान, मोहब्बत करने वाली, इबादत गुजार और बहुत ही दिलेर खातून थी। खुदा ने उनके यहाँ एक औलाद जिसका नाम बेटा पैदा किया, जिसका नाम उन्होंने आमिर रखा। शफीक रहमान जिस मकान के अंदर रहते थे ये किराए का मकान था। जिस जगह वो नौकरी करते थे, अगर वो चाहते तो वहां से रिश्वत की जो पैसे होते हैं, रिश्वत के उन पैसों से जिस किराए के मकान पे रह रहे थे ऐसे 2-3 मकान बना सकते थे, एक शानदार कोठी बना सकते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी तनख्वाह पे ही गुजारा किया और उनकी बीवी भी ऐसी अल्लाह ने उनको अता की थी जो उस हक हिलाल की कमाई पे बहुत खुश थी और अपने शौहर को यही बार बार कहती कि मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने मुझे एक छत अता की है, किराए की है, क्या हुआ, मेरा शौहर हक हिलाल की कमा के लेता है और अल्लाह ने मुझे औलादे नरीना भी अता कर दी है, बेटा। उसके बाद उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उनके यहां कोई औलाद ना हुई। उनकी बीवी जब इस मोहल्ले के अंदर ब्याह के इस घर में आई थी तो जानती थी कि जिस शख्स से उसकी शादी होने जा रही है वो कुछ ज्यादा अमीर नहीं है। 3 कमरों पे मुश्तमिल ये घर, जिसमें शफीक रहमान के वालिदैन भी रहते थे और शफीक रहमान भी वहीं पे रहते थे। उस खातून ने ना सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखा बल्कि अपनी सास और ससुर की भी बेइंतहा खिदमत की और वो दोनों भी उनसे बेइंतहा खुश थे। वो अपनी सास से और अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करती थी सुल्ताना शफीक। उन्हीं के साथ वाला जो मकान था वहां पे खाला रजिया रहती थी। सब उनको खाला इसलिए कहना शुरू हो गए थे, जहां पे 2 भाई और 1 बहन औलाद की सूरत में उस घर में मौजूद थे। वहां पे वालिदैन ने तीनों बच्चों को, 2 बेटे और उनसे छोटी बेटी को, जो पढ़ा लिखा सकते थे वो पढ़ाया और यहां तक कि दोनों बेटों की शादियां भी कर दी। ये डबल स्टोरी मकान था। लेकिन जब पहले बेटे की शादी हुई तो उसने मां बाप से कहा अब ये छोटा है मेरी फैमिली के लिए, मैं अलग होना चाहता हूं। वालिदैन ने खुशी खुशी उसको इजाजत दी और वो अलग हो गया। दूसरा बेटा भी अपने मां बाप को शादी के बाद छोड़ के चला गया। अब शादी की बारी थी रजिया की। लेकिन वहीं पे वालिद ऐसे शदीद बीमार पड़े और अकेली वालदा थी तो उसी लम्हे उन्होंने फैसला कर दिया कि मैं अपने वालिदैन को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। वालिदैन बेइंतहा कहते रहे तुम्हारी शादी की उम्र है, शादी करो, लेकिन उसने शादी नहीं की और वो अपने वालिदैन की खिदमत करती रही। यहां तक कि वालिदैन इस दुनिया से तो चले गए लेकिन उनके सर के अंदर ऐसी सफेदी आ चुकी थी, उम्र शादी से बड़ी हो चुकी थी, फिर भी मोहल्ले वाले उनसे बेइंतहा प्यार करते थे और उनके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन उनके लिए जो भी रिश्ते आ रहे थे वो इतनी बड़ी उम्र का रिश्ता होता कि खाला मुस्कुराती और पहले ही कहती मैं पहले ही कह चुकी हूं मुझे शादी नहीं करनी, और यूं रिश्ते को ठुकरा देती। रजिया अब खाला रजिया बन चुकी थी।
वो एक घर जहां बिला रोक टोक आती थी, बेइंतहा उस घर के साथ मोहब्बत थी, वो शफीक उर रहमान साहब का घर था। वक्त गुजरता रहा, शफीक उर रहमान का बेटा भी 14-15 साल का हो गया। वो आमिर सबसे ज्यादा खाला रजिया से मानूस था। खाला रजिया भी उसको इस अंदाज में प्यार देती, उससे इस अंदाज में शफकत से पेश आती कि शादी ना होने के बावजूद वो आमिर को अपना बेटा मानती थी और बेटे से बढ़ के आमिर का ख्याल भी रखती और उससे प्यार भी करती। आमिर उनके घर चला जाता और एक और उसकी मां का घर होता, वहां खाता पीता, अक्सर दिन के टाइम वहीं पे ही सो जाता। इसी तरह वो जवान हुआ, 15-16 साल का हो गया। जब उसकी उम्र 14 साल थी, 14-15 साल, तो उसके पेपर के जो भी पढ़ाई की मदद होती, खाला रजिया पढ़ी थी और वो उसकी बेइंतहा हेल्प करती, उसको पढ़ाती। लेकिन उन्हीं दिनों सुल्ताना शफीक के लिए बहुत बड़ी खौफनाक खबर थी जब मालिक मकान ने एक दिन आके कहा, मैं आपको कभी भी इस मकान से उठने के लिए, जाने के लिए ना कहता, मुझे पता है आप बाकायदगी से किराया देते रहें, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी आ पड़ी है कि आपको मकान ये खाली करना पड़ेगा और मैं शुक्रिया के साथ चाहूँगा आप मेरा ये मकान खाली कर दें। सादगी का दौर था, लोग बहस नहीं करते थे, किराए के मकान को किराए का मकान ही समझते थे, कब्जा नहीं करते थे। यूं शफीक साहब और उनकी बीवी सुल्ताना शफीक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी बन गई कि अब क्या होगा। सुल्ताना शफीक ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर के अंदर मेरी यादें जुड़ी हैं, जिसके अंदर मैंने सास ससुर की खिदमत की है, जिस घर के अंदर मैं ब्याह के लाई गई थी, जिसको मैं अपना घर समझती थी, वो तो भूल बैठी थी ये तो किराए का घर है, किसी और का घर है, ये कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। और अब ये घर छोड़ना पड़ रहा था। वहीं पे ये खबर जब खाला रजिया को पता लगी तो उन्होंने ऑफर की कि नहीं, आप लोग परेशान क्यों होते हैं, ये मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन है, माँ बाप तो इस दुनिया से चले गए हैं, आप जानती हैं, मैं अकेली हूं और आपका ही घर है जिससे बेइंतहा प्यार करती हूं, आमिर मेरा बेटा है, आप इस ऊपर वाले पोर्शन में आके रहना शुरू कर दीजिए। सुल्ताना ने बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो समझ गई, बोली, तो मैंने कब कहा है कि आप मुफ्त में रहिए, आप मुझे किराया दे दीजिएगा। वैसे भी मेरा भाई कुछ अरसे से ये सोच रहा है कि ऊपर आके वो शिफ्ट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता मकान पे कब्जा करके मुझे यहां से निकाल दे, तो बेहतर है आप लोग यहां पे आ जाएं। शफीक साहब बोले, नहीं, हम कहीं और देखेंगे। ये एक ऐसा मोहल्ला था, मोहल्ले के अंदर एक ऐसा मकान था जो बारौनक था, सारे एक दूसरे को जानते थे, गलियों से गलियां जुड़ी थी, खाना पीना सामान हर चीज इर्द गिर्द मौजूद था। और अब जब शफीक साहब किराए का मकान ढूंढने के लिए निकले तो पता लगा कि किराए तो कहां पे जा चुके हैं और जिस अंदाज का मकान वो ढूंढना चाह रहे थे वो उनकी समझ से इसलिए बाहर था कि इतना ज्यादा किराया मांगा जाता कि वो पीछे हट जाते। ऐसे कई मकान देखते 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 एक प्रॉपर्टी डीलर उनको एक ऐसी जगह पे ले गया जो अभी नई नई सोसाइटी बन रही थी फैसलाबाद के अंदर। अब तो बहुत सोसाइटियां बन चुकी हैं, अभी वो सोसाइटी इस अंदाज की थी कि इक्का दुक्का घर वहां पे मौजूद थे और बाकी सारा वीराना ही वीराना था। इर्द गिर्द शायद कोई बागात थे या जंगल थे जिनको ख़त्म करके वीराना सोसाइटी बनाई जा रही थी। अब तो वो तो जंगल क्या, दरख्त क्या, नामो निशान भी नहीं है, दूर दूर तक सोसाइटियां। पहले तो वो परेशान हुए, काफ़ी दूर है ये जगह और आबादी भी नहीं है, लेकिन जब उस मकान के सामने पहुंचे तो एक अच्छा बना हुआ मकान था। उस मकान में जैसे ही दाखिल हुए तो बड़ा सा उसका सहन था, 3 कमरे बने हुए थे और अंदर से बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। मियां बीवी बाद में मकान को देखते, पहले तो शौहर ने ही देखा ना था, उन्होंने शौहर ने जब मकान को देखा तो मकान तो उनको बहुत अच्छा लगा और जब किराया पता लगा तो किराया भी बहुत मुनासिब था। फौरी अगले दिन बीवी को और बेटे को लेके उस मकान पे पहुंच गए प्रॉपर्टी डीलर के साथ और कहा, हमें दोबारा से मकान को खोलिए, दिखाइए। उसने बाहर से वो जो ताला लगा हुआ था उसको खोला, मियां बीवी और आमिर अंदर दाखिल हुए। अब बीवी ने गौर से देखना शुरू किया तो जहां बड़ा सा सहन था, उस बड़े से सहन के अंदर एक बहुत बड़ा गहरे तने वाला बेरी का दरख्त लगा हुआ था। एक गोल गोल बेरी होती है, एक लंबी सब्ज कलर की बेरी होती है जो बाद में येलो हो जाते हैं, उसका तना बहुत घना होता है। एक बेरी का
बहुत घना दरख्त था और उसके आगे 3 कमरे थे। काफ़ी खुला, काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त घर बना हुआ था। बीवी ने देखते कहा मकान तो बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, आबादी से दूर है, इर्द गिर्द मोहल्ला नहीं है, इर्द गिर्द मकानात नहीं है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मकान है। और जो आप किराया बता रहे हैं वो इस मकान का है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसने कहा हाँ, ये किराया जो बता रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही, इतना कम क्यों है। उन्होंने कहा मालिक मकान से हमारी बात कराइए। मालिक मकान से जब बात हुई तो मालिक मकान ने कहा देखिए मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आपसे पहले भी कई लोग इस मकान को देखते रहे हैं, लेकिन वो इस मकान को पसंद भी करते हैं। आपका ये जो सवाल है कि इसका किराया क्यों कम है, आबादी नहीं है, अभी आबादी बनेगी आहिस्ता आहिस्ता, यहां भी सोसाइटी जिस तरह बन रही है किराए भी बढ़ते जाएंगे, ये किराया बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा दरख्त ने जगह घेरी हुई है, ये दरख्त क्यों लगा हुआ है? आजकल तो ये ट्रेंड नहीं रहा कि घरों में इतना दरख्त हो, देहातों में तो होते हैं, तो शहर की आबादी है, तो आपने इस दरख्त को क्यों नहीं काटा? तो मालिक मकान बोला देखिए जी, दरख्त भी बुजुर्गों की तरह होते हैं, इनका साया घरों पे रहना चाहिए। जब गर्मियां आती हैं तो ये दरख्त बहुत साया देते हैं, और वैसे भी इस दरख्त को मैं आपको कतई इजाजत नहीं दूंगा कि आप इसको काट सकें। आपको इसी घर में इसी तरह रहना होगा और इस दरख्त को छेड़ना नहीं होगा। शफीक साहब समझदार से शख्स थे, एकदम से बोले, हंसी मजाक वाले भी थे, तो बोले भाई क्यों नहीं छेड़ना होगा, खुल के हमें बताइए क्या मसला है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, लेकिन आपसे पहले जो लोग भी इस घर में रहने के लिए आए हैं वो इस घर को इसलिए छोड़ के गए हैं कि उनका कहना यह है कि दरख्त बहुत भारी भरकम है, यहां पे जिन्नात का साया है। सुल्तान शफीक साहब बोले क्या जिन्नात का साया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग किराए पे आए, फिर उसके बाद और आए, उनका कहना यह है इस दरख्त के ऊपर एक पिच्छल पैरी रहती है, उसके पांव उल्टे हैं और वो चुड़ैल है, पिच्छल पैरी है। तो वो डर के इस मकान को छोड़ के चले गए। उसके बाद आए, उन्होंने भी वही कहा मुझे नहीं पता जी चुड़ैल है या पिच्छल पैरी है या नहीं है, लेकिन मेरा मकान खाली होता गया। फिर नए किराएदार आ गए, वो रहना शुरू हो गए। अब आप रहने के लिए आए हैं, अगर आपको समझ आए तो आप इस मकान में रह सकते हैं। मैं इस दरख्त को नहीं उखाड़ सकता, क्या है इस दरख्त पे क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उखाड़ने से कोई मुसीबत ही ना हो जाए। अगर अल्लाह की मखलूक है भी सही तो रहती रहे, हमें उससे क्यों लड़ाई मोल लेनी, हम उससे खाम खा की लड़ाई मोल लें, नुकसान उठाएं। आपका काम है रहना, आप रहे, आपको समझ आता है मकान ले लीजिए, नहीं तो मैं किसी और को दे देता हूं, मेरे पास बंदे तो हैं। दोनों मियां बीवी साइड पे होकर आपस में मशवरा करने लगे क्या करें। बीवी ने कहा देखिए डरने की क्या बात है, अगर कोई मखलूक है तो होती रहे, हमें उससे क्या लेना देना और उससे क्या डरना। वैसे ही आजकल के दौर में ऐसी बातें वहम होती हैं, लोगों का डर खौफ होता है, डरना नहीं चाहिए। इतना अच्छा मिल रहा है जितना आपने किराए बताए हैं, हक़-ई-लाल की रोज़ी जो हम कमा रहे हैं, हक़-ई-लाल की तनख्वाह में तो हम 2 कमरों का क्या 1 कमरों का घर भी मुश्किल से ले सकेंगे। बच्चा जवान हो रहा है, कल को उसकी शादी करनी है, तो घर तो बड़ा चाहिए, और ये इतना 3 कमरों वाला हमें इतना सस्ते पैसे में मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। हाँ कर दें, रह गई चुड़ैल, देख लूंगी मैं चुड़ैल को, आए तो सही मेरे सामने। वो मजाक में बोली तो शौहर मजाक में बोले हाँ भी ये तो है, तुमसे चुड़ैल नहीं डरेगी तो किससे डरेगी भला। देखो हमने एक ऐसा जिंदगी गुजार दी कि तुम्हारे आगे चूं चां भी ना कर सके और हमेशा डरते रहे। तो मजाक के मूड में बोले, वो मुस्कुरा पड़ी कि जाइए हाँ कर दीजिए। उन्हें मालिक मकान से कहा जी ठीक है, हमें मंजूर है, हम ये घर किराए पे दे रहे हैं। मालिक मकान ने कहा 2 महीने का मुझे एडवांस में किराया देना होगा, और अब अगर आप छोड़ेंगे तो आप 1 महीना पहले मुझे बताएंगे। ऐसी शराइत रख दी गई कि ये छोड़ ना सकें। अब उनका बेटा आमिर भी ये बातें सुन रहा था, चुड़ैल है, कोई ये है वो है। यूं घर ये किराए पे ले लिया गया। अब खाला रजिया जिससे आमिर पढ़ रहा था, उसे कहा गया खाला आप यहां आ जाया करें, इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाया करेगी, हम भी आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे। लेकिन खाला खुद से बोली क्यों, मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाऊंगी, मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, उसको जो ट्यूशन पढ़ाती थी, मैं अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती रहूंगी, मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से आमिर पास होगा।
वक्त इसी तरह गुजरना शुरू हुआ। वो इस घर में रहना शुरू हो गए। 1 हफ्ता 10 दिन तो सुकून से गुजरे, लेकिन शफीक साहब की बीवी सुल्ताना शफीक जहां अपनी नमाज और कुरान की बाकायदगी करती, वहां पे अपने वज़ाइफ पढ़ती, वहां अपने शोहर से कहती, मुझे अपना डर नहीं है, मैं डरती भी नहीं हूं, आ जाएगी तो मैं देख लूंगी उसको, आप भी मेरा ख्याल है नहीं डरते, मुझे फिक्र है तो आमिर की, बच्चा है अभी जवान नहीं है, कहीं वो उस चुड़ैल से डर ना जाए, कहीं वो चुड़ैल उसके सामने ना आ जाए, इस बात से मैं जरूर डरती हूं। तो वो कहते, अरे अल्लाह की बंदी, चुड़ैल आएगी तो तेरे ही सामने आएगी, तू उसको सबक सिखा दी, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। और वो यूं शरारत से बीवी को छेड़ते। उस मकान के अंदर वो कहते हैं अमूमन कोई 15वां दिन था, सुल्ताना शफीक बाहर सहन में, गर्मियों के दिन थे, सोई हुई थी। चारपाई उसकी इस अंदाज में पड़ी थी कि पांव वाली साइड से थोड़े से फासले से आगे करके शोहर की चारपाई पड़ी थी और दूसरी तरफ बेटे की चारपाई पड़ी थी। जहां सुल्ताना की चारपाई थी उसी के साथ एक लकड़ी का स्टूल रखा हुआ था, उसके ऊपर पानी का जग, गिलास और एक शीशिया, पहले आती थी दवाई की जो बोतलें होती थी, अब भी मिलती हैं, शीशे की होती थी, बड़ी भारी भरकम शीशा होता था और टूटती भी नहीं थी, और वो शीशी थी दवाई की, वो उन्होंने अपने पास रखी हुई थी और वो सो गई। गहरी नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि एक सफेद शलवार कमीज पहने हुए एक हसीनो जमीन लड़की है जो उनके शोहर की चारपाई पे इस अंदाज में बैठी है कि पांव उसने नीचे जमीन पे लटका रखे हैं और शोहर सीधे सो रहे हैं, यानी उनका मुंह आसमान की तरफ है, करवट नहीं बदली हुई, और वो प्यार भरी निगाहों से उनके शोहर को देख रही है और उनके बालों के अंदर अपनी प्यार से उंगलियां फेर रही है और उनके बालों से आहिस्ता आहिस्ता खेल रही है। ख्वाब के अंदर ही खाला ने जब यह मंजर देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कभी अपने शोहर पे शक नहीं किया था, अपने शोहर पे उनको पूरा यकीन था, लेकिन एक औरत जो अपने शोहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसे कहां यह बर्दाश्त हो सकता है कि कोई और औरत उसके शोहर के पास बैठ के उसके बालों में उंगलियां फेरे। उन्होंने जैसे देखा उनका खून खौल उठा कि यह कौन है, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे शोहर के पास बैठ के ये उनसे इस तरह मोहब्बत वाले अंदाज में देख रही है जैसे अभी लिपट जाएगी उनसे। एकदम से ख्वाब के अंदर ही उनको ये एहसास हुआ ये कहीं वही चुड़ैल तो नहीं है जो इस वक्त मेरे शोहर के पास बैठ के मोहब्बत जतला रही है। ये ख्याल आते ही एकदम से वो गुस्से से हिली हैं और अपनी चारपाई से उठ गई हैं और एकदम से उनको एहसास हुआ घूप अंधेरा है, घर के सारे लोग सो रहे हैं और वो अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी। एक भयानक, एक बुरा सपना देखा जिसकी वजह से वो जाग गई और उनको याद आया, हाँ मैंने कितना बुरा सपना देखा है कि वो चुड़ैल, जो शायद मैं सोचती हूँ अपने बेटे की वजह से कि यहाँ पे एक चुड़ैल है इस दरख्त पे, तो मुझे शायद ऐसा ख्वाब आ गया मेरी सोचों की वजह से। और इसी लम्हे उन्होंने ऐसे सोचते सोचते शोहर की तरफ देखा तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जो मंजर उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा था वो हकीकत पर मबनी था। शोहर लेटे हुए थे उसी तरह और एक सफ़ेद शलवार कमीज पहने, रेशमी बालों के साथ, चमकते बालों के साथ, गर्मियों की उस रात को जो चांद की नीली रोशनी उसके बालों पे पड़ रही थी तो ऐसे चमक रहे थे, ऐसे सिल्की बाल थे और उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था। ऐसी हसीनो जमील औरत वो अपने हाथों से उसी तरह उनके शोहर के सर के बालों में हाथ फेर रही थी और उंगली से उनकी लठों के साथ खेल रही थी। जैसे ही एक बीवी के लिए यह मंजर जो हकीकत पर मबनी था ख्वाब से निकल के भी सामने हकीकत थी तो एकदम गुस्से में आई कि तेरी इतनी जुर्रत तो मेरे शौहर को इस तरह मोहब्बत से देखे। उन्होंने उसी वक्त जग के पास पड़ी हुई जो शीशे की वो बोतल थी, वो जो दवाई वाली थी, वो उठाई और इतने जोर से उसकी तरफ मारी। जैसे ही उन्होंने उसको पहले कहा तेरी इतनी जुर्रत तू मेरे शौहर को देखे, तो एकदम से वो सफेद कपड़े पहने हुई लड़की जो बैठी थी वो चौंकी और उसी लम्हे
सुल्ताना की तरफ देखा और इतनी देर में सुल्ताना हाथ में वो शीशे की बोतल उठा चुकी थी दवाई वाली, और जैसे ही उस लड़की ने मुड़ के सुल्ताना की तरफ देखा, उसने कस के जोर से वो शीशी उसको दे मारी और शीशी सीधी उसके दिमाग पे लगी, माथे पे, और माथे पे लगते ही माथे से एकदम से खून बहना शुरू हो गया। वो इतनी जोर से उसके माथे पे लगी थी कि एकदम से खून बहना शुरू हो गया। उस लड़की ने अपने माथे पे हाथ लगाया और एकदम से चौंकी और अपनी जगह से गायब हो गई। खाला सुल्ताना उस वक्त डर भी गई, लेकिन अंदर एक आग भी जल रही थी कि हाँ ठीक है, मैं समझ गई, ये वही चुड़ैल है जिसका जिक्र हुआ था, जो गायब हो गई, मेरी आंखों ने देखा है। मैं डर गई हूं, लेकिन ये भी तो नामुमकिन है, चाहे चुड़ैल हो या कुछ हो, जिस अंदाज में, बेहुदा अंदाज में मेरे शौहर को वो देख रही थी, वो तो मेरे शौहर पे ऐसे झुकी हुई थी जैसे उस पर आशिक हो गई हो। उसी लम्हे जब शीशी उसको जोर से मारी गई तो एक आवाज पैदा हुई, इतनी जोर से ठाक की आवाज हुई, और वो टूटी उसके माथे पे कि उसको खून निकला और वो गायब हो गई। तो शफीक और बेटा आमिर भी दोनों जाग गए। शफीक ने कहा, क्या हुआ? तो सुल्ताना बोली, बस कुछ नहीं, आमिर सो जा बेटा, तू सो जा। आमिर को सुला दिया और शौहर समझ गया कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी बताने के मूड में इसलिए नहीं थी कि बेटा पास सो रहा है, डर जाएगा। उसने कहा, मैं सुबह आपको बताऊंगी। और जैसे ही सुबह हुई तो बेटे के जागने से पहले उसने शौहर को सारी हकीकत बताई। तो शौहर बोले, हाय क्या हुआ, जिंदगी में अगर एक हसीन औरत हमें देखने के लिए आ ही गई थी, हम पे फरीका हो ही गई थी, हमारे बालों से बैठी खेल रही थी, तो खेलने देती, क्यों आपने उसका सर फाड़ दिया, बेचारी का खून निकाल दिया, कुछ तो लिहाज कर देती। पता नहीं क्यों औरतों को जेलसी हो जाती है। तो एकदम से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं, हर मर्द एक जैसे होते हैं, आपने भी वही बात की, एक चुड़ैल बैठी इस तरह मेरे खामंद को मोहब्बत की निगाहों से देखेगी, क्या मैं उसको छोड़ूंगी? मैं तो उसका सर नहीं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो बोले, अरे मैंने कब कहा, वो बेचारी देख ही तो रही थी, बेचारी को देखने देते, अगर मुझे जगा देती मैं भी उनको देख देता तो क्या हो जाता। और वैसे भी कहां हमारी जिंदगी में आपके अलावा कोई आया है, पहली दफा कोई आ ही गई थी तो देखो आपने हमें जगाने की बजाय उसको भगा दिया। तो सुल्ताना बोली, हां चुड़ैलें भी हमेशा मर्दों पे ही आशिक होती हैं। तो वो बोले, ये जो जिन्न होते हैं ये भी औरतों पे आशिक होते हैं, आपने शायद सुन रखा होगा, जिन्नात भी औरतों पे आशिक होते हैं। उसने कहा, बात को मजाक में मत डालिए, मेरा खून खौल रहा है। हां मैं डर गई थी, लेकिन मैंने उसको नहीं छोड़ना। और उसी लम्हे वो शौहर बोले, क्या उसके माथे से खून निकला था? वो कहती है, हां। और उसी लम्हे उन्होंने चारपाई के नीचे, अब रोशनी हो चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, नीचे देखा तो बाकायदा एक खून के कतरे गिरे हुए थे, और वो खून के कतरे जाते जाते सामने दरख्त तक जा रहे थे। उसी बेरी के दरख्त के तने तक वो कतरे गए थे और उसके बाद गायब हो गए थे, जिसका मतलब था वो चुड़ैल इसी दरख्त के ऊपर चली गई है। और उस चुड़ैल ने उस दिन पहली दफा ना सिर्फ सुल्ताना के सामने अपने आप को शो करा दिया था, लेकिन वहीं से लड़ाई शुरू हो गई। अब जहां सुल्ताना फिक्रमंद होती, शौहर से उसने कहा, क्या ख्याल है, मकान को हम छोड़ ना दें? तो शौहर ने कहा, हमने मशवरा इसलिए किया था कि यह मकान बहुत सस्ता और मुश्किलों से मिला है, फिर से किराया भरना, सामान उठा के कहीं और जाना, और मैं उससे पहले कई मकान देख चुका था जो समझ ही नहीं आए, उनके किराए इतने ज्यादा थे। अगर कहीं और मकान मिलता तो हम दूर इतने कभी भी ना आते। और जो मालिक मकान ने हमें बता भी दिया था कि इस घर के अंदर कोई मसला है, तो तब भी हमने मशवरा किया था और तुमने ही हामी भरी थी। अब तुम जैसे कहो। तो वो चुप से कर गई और बोली, नहीं ठीक है, अभी हम यहां रहेंगे। कुछ दिनों के बाद रात को उसी तरह बाहर सो रहे थे, सुल्ताना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, कि उसको महसूस हुआ किसी ने उसके पांव के अंगूठे को पकड़ा है और पकड़ के जोर से झटका देके खींचा है।
तो एकदम से वो हड़बड़ा के उठ गई और उसी लम्हे उन्होंने देखा कि वो पाँव को पकड़ के खींचने वाली कोई और नहीं, वही सफ़ेद लिबास पहने, वही रेशमी जुल्फ़ों वाली हसीनो जमील चेहरे वाली लड़की थी जिसने सुल्ताना के पाँव को पकड़ के अंगूठे से ज़ोर से घसीटा था। और जैसे ही खाला झटका मार के उठी हैं तो वो तेज़ी से दौड़ती हुई बेरी के दरख्त पे चढ़ गई। अब वो लेट गई। उनको जहां डर लग रहा वहां पे शदीद गुस्सा भी आ रहा कि देखो ये मेरे साथ क्या करके गई है। उसी वक्त वो उठी। उन्होंने अपने शौहर के चारपाई के इर्द गिर्द आयतुल कुर्सी का दायरा कड़ा लगा दिया और उसके बाद बिस्तर पे लेट गई। कुछ देर विर्द करती रही, विर्द करते करते सो गई। लेकिन सुबह उठ के उन्होंने शौहर को यह बता दिया कि रात में सोई हुई थी और वो जालिम आई है, मेरे पाँव को इस तरह खींच के गई है। शौहर ने कहा वो इसीलिए तो गुस्सा कर रही है। वो फिर से मजाक के मूड में बोले, भाई मिलने दे दो एक दफ़ा, मुझसे अगर मिल लेगी मैं भी उसका दीदार कर लूँगा, उसके खूबसूरत हसीन और जमील चेहरे को देख लूँगा, उसकी रेशमी जुल्फ़ों में एक दफ़ा अपना हाथ मैं भी डालकर खेल लूँगा, तो इसका क्या होगा। तो एकदम से वो गुस्से से भड़क उठी, जान से नहीं मारूंगी मैं उस चुड़ैल को जो आपके सामने भी आए। वो एक दफा आपके सामने तो आए, देखना मैं उसका हशर क्या करती हूं। मैं तो चीर फाड़ डालूंगी अगर किसी ने मेरे शौहर की तरफ देखा। और वो मजाक में कहते, हाय देखो बेचारी कोशिश कर रही है और मेरी बीवी उसको कोशिश नहीं करने देती। इस तरह वो हंसी मजाक में शफीक साहब बात को टाल देते। कुछ दिनों के बाद फिर से वो अपनी चारपाई पे सोई थी और वो दायरा कड़ा लगा के सोती थी। एक नेक इबादत गुजार थी, निडर थी, बहादुर थी, लेकिन खौफ तो फिर भी अपनी जगह पर मौजूद होता है कि उनके कान के अंदर किसी ने जोरदार चीख मारी। इतनी जोरदार चीख थी कि उस चीख से दोनों मियाँ बीवी और आमिर भी जाग गया और खाला का वो कान जहाँ पे चीख मारी गई थी शाई 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 की आवाज़ें कर रहा था। काफ़ी देर तक उनको कान में आवाज़ ही नहीं आई, ऐसा ज़ोर से किसी ने चीख मारी थी। और बेटा भी उठ गया, शफीक साहब भी उठ गए कि बोले कि ये कैसी चीख थी। और देखा बीवी ने कान को इस तरह पकड़ा हुआ है कि जैसे दर्द हो रहा है, उसको कान के अंदर उनको सुनाई नहीं दे रहा। वो बोली, उस जालिम ने मेरे कान के अंदर चीख मारी है। और काफ़ी देर लगा उनको नॉर्मल होने में कि उनका कान नॉर्मल हो और वो बेहतर महसूस करें। और उसके बाद वो बोली, अब मेरे कान का पर्दा फटते फटते रह गया है। उसने जान के मेरे कान के अंदर चीख मारी है। वो मेरे करीब इसलिए नहीं आ सकती, मैंने अपना दायरा कड़ा लगाया हुआ था। कुछ दिनों के बाद फिर से अब वो खाला सुल्ताना सोती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वो शरारत करती। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा एक लकड़ी सी उसने हाथ में उठाई हुई है और उस लकड़ी से उनके पाँव के नीचे ऐसे हल्का हल्का उस लकड़ी को लगा रही है कि गुदगुदी पैदा हो और वो उठ जाएं। और उस पाँव की गुदगुदी की वजह से सुल्ताना जाग गई और देखा वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही है और बोली, तू कब तक इसको मुझसे बचाएगी? ये तो मेरा है, मैं इसको पसंद कर चुकी हूं। तू जितना इसके ऊपर पढ़ाई कर ले, मैंने इसको अपना चुन लिया है। तेरे लिए बेहतर यही है कि तू इसको मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तू जानती नहीं मैं क्या कर सकती हूं और क्या करूंगी तेरे साथ। खाला को जैसे, सुल्ताना को बार बार मैं खाला करूं, सुल्ताना को जैसे एकदम से फिर से गुस्सा आ गया कि तेरी इतनी जुर्रत, तू मुझसे मेरा शौहर छीनेगी। वो इधर उधर कोई चीज़ ढूंढने लगी कि कोई चीज़ मुझे मिले और मैं इसको मार सकूं। वो जैसे ही ढूंढने लगी इतनी देर में वो भागी और गायब हो गई। अब दिन को तो उस घर के अंदर सुकून होता, जैसे ही रात होती वो चुड़ैल कहीं ना कहीं सुल्ताना के करीब इस तरह भटकती कि उसको छू भी ना सकती और कहीं ना कहीं परेशान जरूर करती। और सुबह उठ के सुल्ताना जब शौहर को बताती कि रात उसने फिर से ये किया है, वो फिर से मजाक के मूड में उससे बात करते और बीवी को छेड़ते। लेकिन एक रात सुल्ताना अपने बिस्तर पे सोई और उस रात वो शौहर के
चारपाई पे तो दायरा कड़ा लगा चुकी, लेकिन अपनी चारपाई पे आके लेटी नींद बहुत गहरी आई हुई थी, अपना दायरा कड़ा लगाना भूल गई। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसकी चारपाई को किसने उठाया और उठा के ऐसे पटक दिया कि अब सुल्ताना जमीन पर गिरी पड़ी थी और चारपाई उनके ऊपर उल्टी पड़ी हुई थी और वो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। उनको चोट लगी थी, इतने जोर से उनको उठा के जमीन पे पटका गया था और चारपाई उनके ऊपर डाली गई थी कि वो चीखना शुरू हो गई। शौहर और बेटा जाग गए, भाग के उठाया, देखा अजीब सी हालत है, चारपाई ऊपर से हटाई और कहा ये क्या हुआ है। बेटे को फिर से परेशान ना करने के लिए कुछ देर चुप रही और जब बेटा को कहा वो सो जाए, नॉर्मल हुई, जब बेटा सो गया तो फिर शौहर को बताया कि उस चुड़ैल ने यह किया है, शायद मैं आज अपना दायरा कड़ा लगाना भूल गई थी। शौहर ने कहा बात यह है मैं हमेशा मजाक में बात कर देता हूं और जितने भी वाकयात, कई वाकयात घर में हो चुके हैं, तुम बताती हो कि रात को कभी वो बर्तन गिराती है, कभी रात में कमरों के दरवाजों को खोलती और बंद करती है, कभी रात में कोई शोर पैदा करती है और वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है। तुम मुझे जब भी बताती हो तो मैं आगे से मजाक में कहता हूं कि हमें भी नजर आ जाए, हम भी दीदार कर लें। तुम जानती हो मैं मजाक करता हूं। मेरे ख्याल में ये बहुत हो गया, अब हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। मेरी बीवी को इतना परेशान कर रही है, वो मेरे सामने आती तो शायद मैं कुछ कर सकता, क्योंकि वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई। दिन की रोशनी में वो नहीं आती और रात को खुदा जाने मुझे कैसी ऐसी गहरी नींद आ जाती है कि हादसे की सूरत में मेरी आंख खुलती है। बेहतर है हम यहां से चले जाते हैं। और तुम मुझे माफ करना, मैं तुमसे ऐसी मजाक करता रहा। सुल्ताना बोली मैं जानती हूं आपको, आप मजाक करते थे, लेकिन मैं आज आपको एक बात कहूं, इतना अरसा रह लिया तो अब उसे डरना किस बात का। उसने मेरे चारपाई को उल्टा है ना, तो मैं उसको सीधा कर सकती हूं। तो शफीक साहब बोले हाँ बात तो ठीक है, दिन को तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और आमिर को भी दिन को डर नहीं लगता। रजिया भी आती है आमिर को पढ़ाने के लिए, उसको भी कुछ महसूस नहीं होता। जो भी हो रहा है रात को हो रहा है। और वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे अंदर भी चुड़ैल का बहुत डर था, लेकिन जिस अंदाज में तुमने बताया, तुमने उसको बोतल मारी और उसका माथा फाड़ दिया, माथा जख्मी कर दिया, खूनो खून कर दिया, बाकायदा नीचे खून था, और उसके बाद वो तुम्हें इस तरह तंग कर रही है और तुम उससे डर नहीं रही, वो तुमसे डर रही है। ये हैरान कुन बात है। वो चुड़ैल है, पिछल पैरी है, इस बेरी के दरख्त पे रहती है, लेकिन उसके बावजूद तुम उससे डरने की बजाय उस पर हावी हुई हो। ये मजाक नहीं है। मैं अक्सर ये सोचता हूं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ने तुम्हारा दिल इतना बड़ा बनाया है, तुम्हें इतना बहादुर बनाया है। तुम्हारी जगह पे कोई और होता, शदीद खौफजदा हो जाता, तुम डरी नहीं हो और तुमने उसका डट का मुकाबला किया है। और मैं अब यही कहूंगा, तुम्हारी रजा हो तो हम यहां से चले जाते हैं, ये घर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं तुम उसका मुकाबला कर सकती हो। और एक बात, अगर उसने मेरे साथ आके कुछ भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी भी चीज को सिवाय डराने के, और तुमसे वो डर रही है, तो सुल्ताना बोली मैं समझ रही हूं, आप बेफिक्र रहिए। मैं एक बुजुर्ग को जानती हूं, जहां हम पहले रहते थे वो बुजुर्ग खातून वहां पे रहती हैं, बड़ी अल्लाह वाली हैं। मैं उनके पास जाऊंगी और जरूर उनसे इस चुड़ैल का जिक्र करूंगी। मैंने तहैया कर लिया है, हम इसी घर में रहेंगे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। शफीक साहब बोले ये हुई ना बात, आप कल भी बहादुर थी, आज आप भी बहादुर हैं। वो उस खातून के पास पहुंच गई, उस बुजुर्ग खातून से कहा कि ये सारा माजरा है और मेरे घर के अंदर इस तरह चुड़ैल है, और मैं चाहती हूं कि वो इस घर को छोड़ दे या कुछ ऐसा अमल करूं जिससे हम उसकी शरारतों से, नुकसान से महफूज रह सकें। अल्लाह वाली वो बुजुर्ग खातून थी, वो बोली अमल है मैं जो मैं तुम्हें देती हूं, तुम्हें वो करना होगा, लेकिन याद रखना वो बहुत सारे रूप धार के तुम्हें नुकसान पहुंचाने की, वर्गलाने की कि तुम ये अमल रोक दो, वो कोशिश करेगी, रुकना मत। वो खबीस चुड़ैल है।
तुम अपने ज़िक्र व अज़कार, अपनी इबादत की वजह से उस पर हावी हुई हो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल के अंदर जो खौफ नहीं डाला उस चुड़ैल का, वो तुम्हारी इबादत हैं। तुम्हारी जगह पे जितने भी लोग थे वो डर के उस घर से भागे इसलिए हैं, उनका मन अंदर से डरता था। तुम्हारा मन अंदर से सच्चा है, तुम कर लोगी। जाओ ये अमल करो, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। सुल्ताना वो अमल लेकर आ गई और वो अमल करना था उसी दरख्त के थोड़े ही फासले पे ज़मीन के पास बैठ के उस अमल को करना था। सुल्ताना ने वो अमल शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि ये तीसरी रात थी कि मैं बैठी पढ़ रही थी, जो मुझे अमल उस बुजुर्ग खातून ने बताया था, कि मुझे ऐसा लगा कि इस दरख्त के ऊपर जैसे कोई मोमबत्तियां जला देता है, पूरे दरख्त की शाखों पे कई मोमबत्तियां जल गईं और वो दरख्त बहुत रोशन सा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, हैरान हुई कि ऐसा जगमगा रहा है जैसे शादी के मौके पे रोशनियों के लिए कुमकुमे लगाए जाते हैं, ऐसे कुमकुमों की तरह बहुत से कुमकुमे लगे हुए थे और पूरा दरख्त रोशन था। लेकिन मैं पढ़ती रही। फिर अगले दिन जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी तो मैंने देखा कि उसी दरख्त के ऊपर ऐसी फुनकार की आवाजें आ रही हैं जैसे कई सांप वहां पे मौजूद हो और ऊपर फुंकार रहे हों, जैसे सांप की फुंकार होती है। और उसकी कई फुंकारें मुझे सुनाई दी। वो फुंकार उन्हीं दरख्त की कई टहनियों से आ रही थी, लेकिन मुझे नजर कुछ नहीं आया। और उससे अगली रात जो मैंने मंजर देखा, उसी तरह कुमकुमे जल रहे थे, वो पूरा दरख्त रोशनियों में जगमगा रहा था और हर टहनी पे काला स्याह नाग लिपटा हुआ था। कई काले स्याह नाग इस तरह लटके हुए थे जैसे नीचे अभी गिरेंगे और मुझे डस लेंगे। उस दिन मैं डर गई, लेकिन मुझे यह पता था कि मेरा अल्लाह मेरा जामिन है, मेरा वजीफा मेरा जामिन है, मुझे किस बात से डरना। मैं अपना पढ़ती रही, मैं रुकी नहीं। फिर उससे अगले दिन फिर एक और रूप नजर आया। ऐसे रूप बढ़ते गए, यहां तक कि मेरे घर के अंदर मुझे कई बिल्लियां नजर आईं। काली स्याह बिल्लियां थीं जो सहन में इस अंदाज में आके घूरना शुरू हो गई मुझे, जैसे किसी भी लम्हे मुझ पे हमला कर देंगी। मैंने अपना पढ़ना जारी रखा कि फिर एक दिन उसी दरख्त से मैंने देखा कोई ऊपर टहनी पे मौजूद है और एक टहनी जोर जोर से हिल रही है, उसके हिलने की आवाज आ रही है। उसी टहनी से कोई नीचे उतर रहा था और उसके जिस्म से ऐसी रोशनी निकल रही थी, सफेद सी रोशनी, जिससे वो पूरा दरख्त रोशन हो गया था। और वो चलती चलती सीधी, जिस तरह इंसान जमीन पे चलता है, ऐसे ही वो दरख्त पे आराम से चलती हुई आई और नीचे मेरे सामने आके खड़ी हो गई। आज उसी अंदाज में वो खड़ी थी जिस अंदाज में पहली दफा मैंने उसको बैठे हुए देखा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसने बाल बड़े सलीके से बना रखे थे, इंतहाई अच्छा सा लिबास पहन रखा था और नीचे बड़ी सी शलवार टाइप पहन रखी थी कि उसके पांव छुपे हुए थे। वो मुझसे आके बोली, बस अब रोक दीजिए, अब मजीद मत पढ़िए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस पढ़ने से, बहुत तकलीफ में हूं। मैं आज खुद चल के आई हूं आपके पास कि मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके शौहर बहुत अच्छे लगे हैं और वाकई वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं उन पे फरीका हो गई थी, उन पे मेरा दिल आ गया था। और आप जिस तरह पढ़ाई करके इर्द गिर्द हिसार खींच देती थी, तो मैं कोशिश के बावजूद भी उनके करीब नहीं जा सकती थी। लेकिन आपसे फिर मुझे डर लगना शुरू हो गया और मैं आपको परेशान करना शुरू हो गई। लेकिन आज खुद से मैं आपके सामने हाजिर हुई हूं ये कहने के लिए, इसको बंद कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अब कभी भी आपके शौहर की तरफ नहीं देखूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने गलत किया। लेकिन आज के बाद आपको, आपके शौहर या आपके बेटे को ना ही नजर आऊंगी, ना ही आपके किसी काम में मुदाखलत करूंगी। आपका ये घर है, आप ये रहिए, बस मुझे रहने दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी। सामने बैठी सुल्ताना फिर भी पढ़ती रही। कुछ देर खड़ी रही और उसके बाद वो चलती हुई जिस तरह दरख्त से आई थी वापस ऊपर चली गई। उस रात का अमल उन्होंने मुकम्मल कर लिया। मजीद कुछ रातें गुजरी
तो फिर से वो नीचे उतरी। लेकिन इस दफा जब वो नीचे उतरी है तो खाला ये देख के हैरान रह गई है कि उसके नीचे उतरने से रोशनी तो उसी तरह फैली हुई थी, उसी तरह रात का मंजर था। शौहर और बेटा दोनों सो रहे थे, घर के अंदर खूब अंधेरा और खामोशी थी और सुल्ताना बैठी पड़ रही थी कि उसने देखा वो इस अंदाज में दरख्त से उतर रही है कि उसके वजूद से रोशनी निकल रही है, रोशनी से मंजर बिल्कुल क्लियर है। उसने अपनी टांगें ऊपर की तरफ उठाई हुई हैं और हाथों के सहारे चलती हुई वो दरख्त से उतर रही है। यानी इंसान जिस तरह जमीन से चलता चलता सामने दीवार के ऊपर पांव रख दे और पांव रख के चलना शुरू हो जाए तो उसका सर वाला हिस्सा फिजा में होगा और उसके पांव वो दीवार पर रखता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। लेकिन वो जो आ रही थी उसके हाथ दीवार के ऊपर जैसे इंसान रखे, और उससे कितना खौफनाक मंजर होगा कि इंसान दीवार पे चढ़ रहा है और हाथ ऐसे रखता जा रहा है, पांव टांगे बिल्कुल सीधी हैं, यानी सीधा इंसान खड़ा हुआ है हवा में और हाथ के सहारे जा रहा है। ऐसे ही वो दरख्त से उतरती हुई नीचे आ रही थी। लेकिन आज उसका रूप बहुत बदला हुआ था। उसके बाल इतने बुरे हो चुके थे, सफेद कलर के उलझे हुए बाल जैसे मिट्टी से भर चुके हों, और इतनी 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 तेज गंदी बदबू उसकी आनी शुरू हो गई जब वो नीचे उतर रही थी कि सुल्ताना ने देखा आज उसकी गर्दन इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे कोई 12 से 15 इंच लंबी हो गई हो, यानी कोई 1.5 फुट के करीब उसकी गर्दन लंबी हो गई थी, बिल्कुल बारीक हो गई थी। उस गर्दन के ऊपर उन्होंने जो उसके चेहरे को देखा तो इंतहाई काले स्याह फटे हुए मोटे मोटे भदे से होंठ जो फटे हुए थे, जगह जगह से खून निकल रहा था, और एक उसकी नाक थी जो इतनी लंबी और इतनी चूंच वाली थी जो आगे निकली हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल गोल गोल थीं जैसे उल्लू की आंखें होती है, काली स्याह बहुत बड़ी, पूरे चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें थीं, और उन आंखों के ऊपर कोई पलकें नहीं थी कि वो झपक सके। बगैर पलकों के, बगैर पुतलियों के वो आंखें थीं, वो काली स्याह आंखें थीं। और बिल्कुल जहां पे काला बाकी सफेद सफेद होता है, जहां पे इंसान का काला काला होता है, वहां पे रेड कलर का बना हुआ था, और उसमें से जो आंसू निकल रहे थे वो काले मट्टी की तरह के आंसू निकल रहे थे। उसके हाथों की जिल्द सारी लटकी हुई थी। उसका चेहरा इंतहाई बड़ा और उसका मुंह इतना बड़ा था जो गालों से भी बाहर निकला हुआ था कि अगर वो मुंह खोले तो इतना बड़ा मुंह कि एक पूरी मुर्गी को जिंदा खा जाए, इतना बड़ा मुंह कि पूरी मुर्गी उसके अंदर चली जाए। बाछें उसकी इतनी खुली हुई थी, वो बहुत भयानक नजर आ रही थी। उसके दांत ऐसे थे जैसे मछली के बारीक 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 इंतहाई बारीक सोई की तरह दांत होते, ऐसे उसका मुंह ऊपर नीचे दांतों से भरा हुआ था। और वो रोती हुई नीचे आई, पांव के बल चलती हुई आई, और जब नीचे जमीन पे उसके हाथों के बल चलती हुई आई, और जब जमीन पे नीचे उसने हाथ रखे तो उसी वक्त वो फिर सीधी खड़ी हो गई और वो रो रही थी। वो बोली, बस कर दे, बस कर दे इसको पढ़ना, तूने मुझे बहुत तकलीफ दे दी है, देख मेरा क्या हाल हो गया है। सुल्ताना के लिए बैठना इतना मुश्किल हो गया, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वो परेशान हो गई, इतनी गंदी बदबू, वो बहुत परेशान हो गई। वो बोली, मैंने तुझे उस वक्त भी मिन्नत की थी, आज फिर से तुझसे मिन्नत करने आई हूं, ये देख मेरे हाथ जुड़े हैं। और जब उसने अपने दोनों हाथ जुड़े तो उसमें से खून टपक रहा था, जगह जगह पे कट लगे हुए थे, बड़े बड़े नाखून थे, और उसी वक्त उसके आंसू जो बह रहे थे और ज्यादा बहने शुरू हो गए। काले काले आंसू निकल रहे थे, अजीब सी तरह के, जैसे गाढ़ा गाढ़ा कोई चीज मादा होता है, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा मादा उसकी आंखों से निकल रहा था। और बोलती तो बदबू के फबके निकलते थे उसके मुंह से, जो उसके वजूद से वैसे ही बदबू आ रही थी। वो कहती है, मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तेरे इस पढ़ने के अमल ने देख मेरा क्या हाल कर दिया है, तो इसी तरह मजीद पढ़ती रही तो मैं आग में जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तेरी मेरी इतनी भी दुश्मनी भी नहीं है कि तू मुझे मार डाले। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तेरे शौहर की तरफ देखा था ना, तो मैं माफी तुझसे पहले भी मांग चुकी हूं, तेरे सामने आके कह चुकी हूं, मैं उन सारी बातों की माफी मांगती हूं। मैं तुझे रातों को डराती थी ना, रातों को तू जाग जाती थी तो मैं इसी दरख्त के नीचे खड़ी होती थी, खड़ी मुस्कुरा रही होती थी, मैं हर उस पल की माफी मांगती हूं तुमसे, मुझे माफ कर दो, अब मत पढ़ो, मुझसे जो वादा लेना है मुझसे वादा ले लो,
मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन सुल्ताना ने पढ़ना जारी रखा। वो काफी मिन्नत समाजत करती रही, मिन्नत तरला करती रही, लेकिन सुल्ताना ने एक भी ना सुनी, यहां तक कि वो रोती हुई वापस चली गई। उसको तरस आया कि हाँ, बात तो वो ठीक कर रही है, मेरी उसकी इतनी दुश्मनी भी नहीं है कि मैं उसको मार डालूं। अगर वो यहां से जाने को तैयार है, मेरे शोहर को छोड़ने को तैयार है, वो कह चुकी है जो वादा करती हो मैं वादा करने को तैयार हूं, तुम्हारे शोहर को भी छोड़ दूंगी, तुम्हारे घर को भी छोड़ दूंगी, इस दरख्त को भी छोड़ दूंगी, कहीं चली जाऊंगी, तुम्हें नजर भी नहीं आऊंगी, तो मुझे मारना जरूर है, मुझे जाने दो। तो सुल्ताना को तरस आया। अगले दिन वो सुबह उठी और सीधा उसी बुजुर्ग खातून के पास पहुंच गई। उसको सारा कुछ बताया और कहा, रात वो मेरे पास आई थी, उसका बहुत बुरा हाल था और मुझसे मिन्नत की है कि मैं अब मजीद ना पढ़ूं, मैं जो वादा कहती है वो करने को तैयार है। उस बुजुर्ग औरत ने कहा, सुल्ताना वो बहुत खबीस चुड़ैल है, तुम उस पिछल पैरी को नहीं जानती, वो झूठ बोल रही है और झूठ बोलना इनकी फितरत होता है। तुम इससे जो कसम जो वादा ले लोगी, जैसे ही तुम अमल खत्म करोगी ये वादा भी तोड़ेगी और तुम्हारे वजूद पे कब्जा कर लेगी और तुम्हें इतनी बुरी सजा देगी तुम सोच भी नहीं सकते। अभी ये रूप धार के तुम्हें वरगला रही है, जान गई है कि तुम एक इंतहाई नरम दिल औरत हो, किसी को दुख नहीं देख सकती, किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए रोना धोना करके आई है कि तुम उसको माफ कर दो। और तुमने गलती की, उसको माफ किया तो तुम्हारे शौहर, तुम्हारे बेटी और तुम्हारी खैर नहीं, तुम सोच नहीं सकती, क्योंकि मैं बैठी पढ़ रही हूं, मुझे पता है ये पिछल पैरी क्या चीज है। तो सुल्ताना डर गई कि अच्छा किया मैं आपके पास आ गई, वरना तो यही मैं सोच रही थी कि अब मैं पढ़ना रोक दूं। वो बोली, नहीं, पढ़ना ना रोकना, क्योंकि अब वो कैद होने वाली है। अमल जैसे ही मुकम्मल होगा, इसी दरख्त के इर्द गिर्द, जिस तरह मैंने तुम्हें कहा था, बहुत मोटी रस्सी बांध देना, उसी एरिया तक वो महदूद रहेगी, कभी भी नहीं उतरेगी। कभी गलती से उतर भी आई तो इसी रस्सी के अंदर अंदर उतरेगी और दरख्त पे चली जाएगी, इस घर के अंदर नहीं आ सकेगी। वो बहुत ताकतवर है। तुम इससे अंदाजा लगाओ कि मैं उसको मार सकती, जला सकती, तो मैं ना तुम्हें कह देती उसको मार दो, उसको जला लो। जो अमल मैं तुमसे करवा रही हूं वो जानती है, वो इस दरख्त के अंदर सिर्फ कैद हो जाएगी, मार उसको मैं भी नहीं सकती। वो बहुत ताकतवर है, और जो इतनी ताकतवर है जिसको मैं भी नहीं जला पा रही, तुम सोचो वो तुम्हें छोड़ेगी? वादा ही करना है ना तुमने, और वादा टूटा नहीं कि वो तो तुम्हारा हशर नशर कर देगी, हो सकता है तुम्हारे वजूद पे हमेशा के लिए कब्जा कर ले। सुल्ताना भागी अपने घर और अगले दिन फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। लेकिन उस रात जो आई वो ऐसी कहर बन के आई। उसने आते ही धमकियां दी कि बुढ़ी तू समझी नहीं ना, मैंने तुझे कहा था कि तू मत पढ़, तुझसे मिन्नत की, तुझसे वादा किया, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी। तू अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूं। पहले मैं तुझे अमल ये मुकम्मल नहीं करने दूंगी, और अगर तूने अमल मुकम्मल कर भी लिया तो क्या करेगी? मुझे कैद कर देगी। मैं तो किसी वजूद को, जो नापाक वजूद हो, उसका ढूंढूंगी कि वो नापाक वजूद कहीं गलती करे, कहीं कोई मेरे करीब आए, ऐसी हरकत करे कि मुझे मौका मिले। तू वो नहीं जानती कि मेरी ताकत मुझे वापस लौट सकती है, मेरी ताकत मुझे मिल सकती है। ये जो तू मुझे कैद करने का सोच रही है, तो चिल्ला मुकम्मल कर भी ले, मैं कैद हो भी जाऊं, फिर भी मैं निकल जाऊंगी उस कैद से। बस कहीं कोई बदकार गलती करेगा और मुझे आज़ादी मिल जाएगी। तू सोच उस दिन मैं तेरे टुकड़े कितने करूंगी, तेरा कलेजा खा जाऊंगी, तेरे बेटे का, तेरे शोहर का कलेजा निकाल के पहले तेरे सामने खाऊंगी। पहले तेरे बेटे का कलेजा निकालूंगी, दिल निकालूंगी, खाऊंगी तेरे सामने बैठ के, फिर तेरे शोहर का, और उसके बाद तेरे टुकड़े करूंगी। उसने इतनी धमकियां दी कि वो डरी हुई जरूर थी, लेकिन पढ़ती रही। और उसके बाद ऐसा सिलसिला हुआ, जो बाकी दिन रह गए थे उसको शदीद डराया गया अमल के दौरान। ऐसा लगता जैसे पूरा दरख्त हिल रहा है और उसके ऊपर गिरने लगा। एक दिन तो वो कहती है मैं इतनी डर गई थी, पूरा दरख्त ऐसे लगा कि इतनी तेज आंधी आई है, इतनी तेज आंधी आई है, हर चीज उड़ रही थी, पूरे घर के अंदर जलजले की तरह आ रहा था। दरख्त इतने जोर जोर से हिल रहा था कि अभी जड़ों समेत बाहर निकल के गिर जाएगा। और एक लम्हा आया, ऐसा आया उस आंधी में कि दरख्त हिलते हिलते इस तरह नीचे झुकना शुरू हो गया कि उसकी जड़ें बाहर निकलना शुरू हो गई, और वो दरख्त सुल्ताना जहां पे बैठी थी उसके ऊपर इस तरह आके गिरा कि उसके सर के ऊपर आके रुक गया, गिरा नहीं। यानी वो डरती और नीचे हो जाती या भागती कि डर के भागे। इस हद तक डराया गया कि पूरा वो घना दरख्त जड़ समेत नीचे निकल के उसकी जड़ें बाहर निकली और वो इस तरह गिरा सुल्ताना के ऊपर। लेकिन सुल्ताना बैठी रही, उसने आंखें बंद कर ली,
पढ़ना नहीं बंद किया और वहीं पे बैठी रही। तभी वो दरख्त उसके सर के ऊपर आके रुक गया। उसने आंखें खोली तो देखा दरख्त सर के ऊपर है, गिरा नहीं, वहीं रुक गया है। वो समझ गई गिर नहीं सकता। वो पढ़ती रही, पढ़ती रही, पढ़ती रही। अमल मुकम्मल हो गया और जब अमल मुकम्मल हुआ तो रस्सा लेके जिस तरह उसने कहा था उसने दरख्त के इर्द गिर्द बांध दिया और वो चुड़ैल बांधी गई। लेकिन उसने जितनी धमकियां दी थी वो सुल्ताना को याद थी। ये बात आमिर उनका बेटा भी जानता था कि मां ने कैसे जोरदार एक शीशे की बनी हुई बोतल उठा के उसके माथे पे मारी थी और उसका माथा फट गया था और उसमें से खून निकल रहा था। और वो अक्सर अपने शोहर को जब बता रही होती तो बेटा सुन लेता कि रात को जब मैं आंख खुलती है, मुझे जगाती है, तो वो सामने दरख्त के नीचे खड़ी होती है। ये उस वक्त की बात है जब उसने चिल्ला नहीं किया था, कि सामने खड़ी होती है और माथा उसका जख्मी होता है। अभी भी उसका माथा जख्मी नजर आता है। लेकिन जब उसको बांध दिया गया तो उस घर के अंदर वो जितने भी वाकयात, खौफनाक चीजें हो रही थीं, वो सारी रुक गई। अब भी उस अमल को मुकम्मल करने के बाद 4-5 दिन वो अपने शौहर की चारपाई का, बेटे की चारपाई का दायरा कड़ा करती रहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक रात उन्होंने चेक करने के लिए अपने बेटे का, अपने शौहर का अपना दायरा कड़ा नहीं किया और जागती रहीं कि आज मैं दायरा कड़ा नहीं करती, देखती हूँ क्या होता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और यकीन हो गया कि अब वाकई वो कैद हो चुकी है और वो नज़र भी नहीं आ रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे, उस घर में एक सुकून आ चुका था। पूरा महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। अब घर के अंदर सुकून ही सुकून था। 3-4 महीने के बाद अब सब रिलैक्स हो चुके थे। वो चुड़ैल बांधी गई थी। मेहमान वगैरह कभी आते भी सही तो दिन की रोशनी में आते। उस दरख्त के पास वैसे भी कोई नहीं जाता था। वो अपने काम से काम रखते, इसलिए मुतमईन थे। एक दिन किसी शादी में जाना था। आमिर के पेपर हो रहे थे, एग्जाम हो रहे थे। उसको वालिदैन ने कहा तुम भी चलो शादी में। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, खाला रजिया आज मुझे पढ़ाने के लिए आएंगी, कल मेरा पेपर है, आप लोग जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, हम शाम तक आ जाएंगे। वैसे भी अब डर खौफ की बात नहीं थी, आमिर को भी डर नहीं लगता था, सारे मामला ठीक हो चुके थे। दोनों मियां बीवी शादी के लिए रवाना हो गए। आमिर घर के अंदर अकेला था। शाम हो चुकी थी, वालिदैन शायद आने वाले थे या लेट थे, वो नहीं जानता था। उसको इंतजार था कि खाला रजिया पहुंचे, जिस तरह पहुंचती थी वो उसको पढ़ा सके। उसी लम्हे जब खाला रजिया के आने का टाइम हुआ तो लाइट चली गई। उसने कहा ओहो, लाइट को भी इस वक्त जाना था। जैसे ही लाइट गई उसके दिमाग में वो चुड़ैल, आज वो पहली दफा घर में अकेला था। शाम हो चुकी थी, वरना कभी भी उसको घर में अकेला नहीं छोड़ा जाता था। आज वालिदैन उसके इसको इसलिए अकेला छोड़ के गए थे, तब तो डर वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन लाइट के जाते ही उसके दिमाग में वो चुड़ैल का ख्याल आ गया कि इसी दरख्त पे अभी भी तो चुड़ैल है, ऊपर रहती है, कैद है, बाहर नहीं आ सकती है तो सही। वो भी यही सोच ही रहा था कि बाहर दरवाजा खटखटाया गया। वो एकदम से चौंका, बाहर कौन है? उसने जल्दी से लालटेन जलाई और लालटेन जला के दरवाजे पे पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने खाला रजिया खड़ी है, लेकिन उसका माथा जख्मी है, उसके माथे से खून निकल रहा है और कुछ खून जम चुका है। वह एकदम से परेशान हुआ और कहा खाला ये क्या हुआ है आपको? वो बोली अंदर चलो ना, मैं बताती हूं। वो अंदर आई तो वो बोली बस क्या बताऊं, तुम्हें पढ़ाने के लिए घर से निकली कि रास्ते में एक गाड़ी वाले ने आके इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मैं उड़ती हुई फुटपाथ पे इस तरह जाके गिरी कि मेरा ये माथा उस फुटपाथ के साथ इतने जोर से लगा कि मैं लहूलुहान हो गई। लेकिन तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पढ़ाना है। ये सोच के कि मैं अस्पताल गई तो मैं बाद में चली जाऊंगी, मुझे चोटें नहीं लगी थी, ये जख्म आया था, इसको मैं रोकती हुई आई हूं। उन्होंने अपना दुपट्टा दिखाया जो खून से भरा हुआ था कि इसको रोकती हुई आई हूं, लेकिन ये रुक नहीं रहा। लेकिन इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है, गहरा जख्म नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इतना है कि ये खून निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और वो जख्म इस तरह शायद अंदरूनी तौर पे गहरा हो, बाहर इस तरह का था कि उसमें से खून हल्का हल्का निकल रहा था और माथे पे फैल रहा था। उन खून को साफ बार बार कर रही थी। मुझसे बोली जल्दी से किताबें खोलो, मैं तुम्हें पढ़ाऊं, मेरे पास वक्त बहुत कम है।
उसने कहा ठीक है। वो जैसे ही अंदर की तरफ जाने लगा खाला के पीछे, तो उसकी निगाह उसी दरख्त की तरफ पड़ी। लालटेन हाथ में पकड़े हुए था, लेकिन उसने देखा उसी दरख्त के नीचे, उसी बंधे हुए रस्से के अंदर वही चुड़ैल जिसको कभी भी उसने नहीं देखा था, एक हसीनो जमील लड़की जो इंतहा की हसीन है, जिसको देखते ही वो हैरान रह गया और उसको याद आया कि ये क्या है। क्योंकि उसको कुछ दिन पहले का एक मंजर याद आया जो उसको ख्वाब नजर आया था। वो अब उसको समझ आ रही थी वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। वो रात को सोया हुआ था और उसकी आंख खुली थी और उसने देखा था कि वो अपनी चारपाई से उठ के बैठा है कि मैं जागा क्यों हूं। तो उसी लम्हे उसकी निगाह दरख्त पर पड़ी थी, तो उसने देखा था उस दरख्त के ऊपर हल्की सी रोशनी है और उस रोशनी के नीचे एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की, इतनी हसीनो जमील लड़की जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, दरख्त के साथ टेक लगा के बैठी थी और मुसलसल आमिर को देख रही थी और इस तरह मुस्कुरा रही थी कि आमिर ने इतनी हसीनो जमील लड़की देखी तो वो भी हैरान रह गया। उसके चेहरे से भी खुद ब खुद मुस्कुराहट निकल गई उसको देख के। वो भी उसको देख के मुस्कुराई और उसको देख के मुस्कुराता रहा। और थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको नींद आ गई या ख्वाब में था, उसको सब भूल गया। एकदम से अभी उसको याद आया, हाँ ये लड़की तो मैं पहले देख चुका हूं, क्या वो मैंने ख्वाब में देखी थी। क्योंकि वो डामाडोल हो गया था इस बात पे सुबह उठ के कि रात जिस लड़की को मैंने देखा था वो ख्वाब था या क्या था। क्योंकि उसको याद पड़ता था वो नींद से जागा था और उसने उस लड़की को जागती आंखों से देखा था, लेकिन कंफ्यूज वहां पे होता था कि फिर क्या हुआ था, मैं सो गया था या क्या हो गया था। वहां पे उसको लगता था शायद ख्वाब है। लेकिन अभी वही सेम खूबसूरत हसीन और जमी लड़की दरख्त के सामने नीचे अंदर मौजूद थी उस रस्से के अंदर, लेकिन उसके माथे के ऊपर सेम उसी तरह का खून निकल रहा था जिस तरह खाला रजिया के माथे से खून निकल रहा था। अरे ये कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है जो उस रस्से के अंदर मौजूद है, बाहर नहीं आ पा रही, हसीनो जमील है और इसके माथे पे भी खून निकल रहा है। मेरी माँ ने एक शीशे की बोतल उसके माथे पे मारी थी और उसके माथे से बहुत ज्यादा खून निकला था। जो माँ ने बताया ये तो बिल्कुल वैसा खून है। और उसी वक्त उसी लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने माथे की तरफ यूं उंगली से इशारा किया कि ये देखो खून, और अंदर जाती खाला रजिया की तरफ इशारा किया कि उसके माथे पे भी ऐसे खून है। वो एकदम से हड़बड़ा गया कि ये क्या है, और वो मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गई। वो हड़बड़ा इस बात पे गया कि ये इसने क्या इशारा किया है कि उसके माथे पे खून है, ये वही चुड़ैल तो नहीं है जो खाला रजिया के रूप में आ गई है। अब वो डर गया। उसने कहा इसका मतलब है ये तो चुड़ैल बाहर निकल आई है, खाला रजिया भी नहीं है, ये खाला रजिया का रूप धार दिया है उस चुड़ैल ने। उसके माथे पे भी खून है, उसके माथे पे भी खून है, ये क्या है। और वो भी इशारा करके गई है। वो कंफ्यूज सा हो गया। उसको माँ ने याद कराया था, बेटा जब भी डर लगे, कोई मसला हो तो अल्लाह का कलाम आयतुल कुर्सी पढ़ना, ये हर खौफनाक चीज़ से ना सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि वो चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो अंदर गया और उसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। खाला रजिया कह रही है खोलो किताबें पढ़ो, और वो पढ़ाना शुरू कर रही है, लेकिन उसका मन पढ़ाई की तरफ नहीं है। वो दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है और नोट कर रहा है। खाला रजिया हर थोड़ी देर के बाद एक दर्द से कराहती हुई आवाज निकालती है, जैसे उनको तकलीफ हो रही। और माँ से सुन चुका था कि जब ये पढ़ा जाता है, इन चुड़ैलों को, इन भूतों को, इन जिनात को कुरान के पढ़ने से तकलीफ होती है। और वो जो सामने रूप धार के बैठी थी उसको भी तकलीफ हो रही थी। वो पढ़ता रहा। उधर वो बार बार पढ़ाती रही और तकलीफ से कराहती भी रही। जब वो अपना काफी खौफ को खत्म कर चुका, मुसलसल पढ़ चुका, उसको लगा कि नहीं, ये वो चुड़ैल नहीं है। तकलीफ इसको हो रही है मेरे पढ़ने से, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ा रही है। अम्मा ने कहा था इतनी देर पढ़ने से तो जिन और भूत भाग जाते हैं। अगर वो होती, ये जिन भूत तो भाग चुकी होती। कराहती रही है लेकिन भागी नहीं है। नहीं, ये खाला रजिया ही है। उससे पढ़ता रहा। एकदम से वो बोली, मैंने कहा ना जल्दी पढ़ो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने जाना है, एक और काम भी करना है, बहुत ज़रूरी काम करना है, फिर मैंने वापस जाना है। मेरा बेटा आमिर जल्दी करो, मेरे पास टाइम कम है। एक फिक्रा वो बार बार कहती कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है और वापस जाना है। जब वो पढ़ चुका तो वो बोली, मैं ज़रा वॉशरूम हो लूँ। और उसी वक्त वो उठी हैं, वॉशरूम का दरवाज़ा खोला है जो बाहर था, अंदर गई हैं और उसी लम्हे लाइट आ गई है। अब वो वैसे भी रिलैक्स हो चुका था,
कि ये जिन भूत नहीं है, चुड़ैल नहीं है, खाला रजिया ही है। और ऊपर से लाइट भी आ गई। बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ, जाके उसने पूछा कौन, तो बाहर उसके माँ बाप आए हुए थे। माँ बाप अंदर से जल्दी दाखिल हुए। माँ का चेहरा बहुत ही उलझा हुआ और परेशान सा था, ऐसे जैसे आंखों में आंसू आए हों और रोती हुई आई हों। और अब आंखों को खुश्क तो कर चुकी थी, साफ तो कर चुकी थी, लेकिन दर्द अभी भी था। तो वो बोला, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक है ना, आप लोग तो शादी में गए थे। तो उसकी मां बोली, हाँ बस शादी में गए थे, लेकिन बस समझ नहीं आई क्या हो गया। कह रहा अम्मी क्या हुआ, मुझे बताएं तो सही। उसने कहा तुम्हें इतला भेजी थी, तुम आए नहीं। उसने कहा अम्मी मैं कैसे आता, खाला रजिया मुझे पढ़ा रही थी, मेरी कल पेपर है। क्या क्या कहा तुमने, खाला रजिया पढ़ा रही थी। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा खाला रजिया का तो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ अम्मी मुझे पता है उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो फिर से दोनों मियां बीवी चौंके, तुम्हें कैसे पता उनका एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने कहा उन्होंने ही आके बताया, उनके माथे पे चोट लगी है ना। तो उन्होंने कहा हाँ उसके माथे पे चोट लगी है। तो उन्होंने कहा हाँ उसके माथे पे चोट लगी थी, और वो उन्होंने मुझे बताया गाड़ी ने आके उसको मारा है, और वो उड़ के गिरी हैं फुटपाथ पे, उनका सर लगा है, उनका सर फट गया है, और वो फिर उसके बाद आ गई हैं कि मेरा पेपर है, मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं। माँ ने शौहर की तरफ देखा, उसने बीवी की तरफ देखा और कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, रजिया मर चुकी है। वो हंस पड़ा, कहते हैं आपको किसने बेवकूफ बनाया है, किसने आपको पागल बनाया, रजिया मरी नहीं है, वो जिंदा है, तभी तो मुझे पढ़ा रही थी, और वो अभी भी बाथरूम में है। वो एकदम दोनों चौंके, क्या बाथरूम में। उसका बाप तेजी से बाथरूम की तरफ गया, बाथरूम के दरवाजे को खोला, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने कहा देखा अंदर है। आवाज दी उसने, खाला रजिया, खाला रजिया, खाला रजिया। अंदर से कोई आवाज ना आए। उन्हें जैसे कैसे ऊपर चढ़ के बाप बेटे ने एक दूसरे के कंधे के ऊपर बेटा चढ़ाया, बाप चढ़ा, चढ़ के जैसे कैसे मुश्किलों से वो कुंडी खोली, अंदर देखा तो अंदर कोई भी नहीं। बाप कह रहे अंदर तो कोई नहीं। उसने कहा बाबा लेकिन आपने देखा अंदर से कुंडी लगी हुई है, बाहर से तो कोई कुंडी नहीं लगा सकता जब तक कोई अंदर ना हो। वो अंदर थी। बेटा भी डर गया, लेकिन क्या हुआ है। उन्होंने कहा जब उसको चोट लगी है, वो वहीं फुटपाथ पे जब उनका सर माथा जमीन पे लगाए तो वो इतनी गहरी चोट थी, वहीं पे ही उनका इंतकाल हो गया था। और हम जल्दी से वापस आए हैं कि तुम घर में अकेले हो, तुम्हें भी साथ लेके जाएं, तुम्हें घर में अकेला ना छोड़े, इसलिए घर आए थे। वो इंतकाल कर चुकी हैं। तो वो बोला नहीं, वो तो आई थी, मुझे उन्होंने पढ़ाया है, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा हूं। वो एक बात बार बार कह रही थी, जल्दी करो मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, तुम्हें पढ़ाने के बाद एक और ज़रूरी काम करना है, फिर मुझे देर हो रही है। वो एक ज़रूरी काम का भी कह रही थी और उन्हें जाना था। उसके बाद वो लोग सारे उनके कफन दफन में शामिल हुए, और खाला रजिया को गौसल देने के बाद, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद ज़मीन के हवाले कर दिया गया। उस घर में एक दुख था। आमिर की मां चली गई थी, वो भी उसकी मां थी, वो भी बहुत दुखी था, बहुत रोया, सारे बहुत परेशान थे, सारे रोए उनके मरने पे। और सुल्ताना फिर से उसी बुजुर्ग खातून के पास गई कि मेरे बेटे ने जो ये देखा है ये क्या है। तो उसने कहा अगले दिन आना। जब वो अगले दिन गई तो उसने बताया हाँ वो रजिया ही थी। मरने के बाद वो असल में अपना वादा निभाने आई थी कि आमिर को मैं पढ़ाऊंगी चाहे कुछ भी हो। कल उसका आखिरी पेपर है ना, पेपर था ना उसका, तो उसने उसको पढ़ाया भी सही। और जाने से पहले जो वो कह रही थी एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो मुझे देर हो रही है, उसी तुम्हारे दरख्त पे रहने वाली चुड़ैल का उसने काम तमाम करना था, ये मैं भी नहीं जानती थी। तो वो वहाँ पे मर गई, लेकिन उसकी हमजाद या उसकी आत्मा वहाँ आई, आमिर को पढ़ाया, और उस चुड़ैल को वो अपने साथ ले गई है। मार दिया है, क्या किया है, लेकिन वो घर को क्लियर कर गई है, ताकि इस घर के अंदर मरने के बाद भी उसने वादा निभाया कि मेरे बेटे को कोई आंच ना हो। जितराती थी ना, मैं अपने बेटे पे जान भी निछार करूंगी, मेरे बेटे को कभी कुछ नहीं होगा, वो बेटा समझती थी। तो मरने से पहले भी वो आमिर के लिए आई थी, उसको पढ़ा के, ताकि आमिर खौफजदा भी ना हो, और उस चुड़ैल को साथ ले गई है। अब तुम्हारे घर में कोई चुड़ैल नहीं है, वो रस्सा खोल भी दोगे वो घर क्लियर हो चुका है। उसके बाद वो लोग रजिया को सोच के बहुत रोए, और रस्सा भी हटा दिया गया। उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन
वो कहते हैं कुछ अरसा वो उस घर के अंदर रहते रहे, लेकिन उसके बाद उनका दिल ऐसा हुआ अजीब सा, आमिर को बहुत महसूस होता था उस घर के अंदर। वो रात को डर जाता और कहता खाला आई हैं, खाला आई हैं। तो किसी ने मशवरा दिया उस घर को छोड़ दें। कुछ अरसा वहाँ पे रहे, फिर उन्होंने उस घर को छोड़ दिया था और उसके बाद एक और घर में गए और उसके बाद वहीं पे रहे। आमिर बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हुई, उसने अपना घर बना लिया, अब वो वहाँ पे रहते रहे। अब वो उनके आमिर के भी बच्चे ज़िंदा हैं, आमिर ज़िंदा है, उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, वो हंसी खुशी रह रहे हैं। उनके दोनों माँ बाप शफीक साहब और सुल्ताना शफीक दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं आज भी इस वाक़े को याद करते हैं। आमिर से आज भी कोई इस वाक़े के बारे में कहता है तो वो रोता है और ये अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या अपने ख़ानदान के लोगों को सुनाता है कि हाँ, हमारे साथ ये सच्चा खौफनाक वाक़या पेश आया था।